हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखो, बीते कुछ समय से द हिंदू सेशन नहीं हो रहा था क्योंकि क्लैट का पेपर था। और रिलेवेंट वाइज भी अगर हम देखें तो अब जो नेक्स्ट ईयर बच्चे देंगे, जो क्लैट 2025 देंगे, उनके लिए अब जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि जो पहले रह गए हैं। और काफ़ी सारे देखो करंट अफेयर्स रिपीटेटिव रहते हैं, तो उसका भी कोई इशू नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स आर लाइक कि कनेक्टेड हैं बहुत सारे इवेंट। तो जो अगर कुछ छूटा भी है तो वो इधर कवर हो जाएगा। सेकंड चीज देखो, इस बार के क्लैट के पेपर से ये दिमाग में नहीं लगा लेना है कि पेपर जो है वो इस बार की तरह इजी आएगा। अगर आप 2 साल के करंट अफेयर्स कंपेयर कर लो तो बिल्कुल ड्रास्टिक डिफरेंस था। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर करंट अफेयर का अगर लेवल 10 में से पूछें तो 9 था, और इस साल पूछें तो 10 में से 1 था। तो कुछ भी आ सकता है, अपने को तैयार वर्स्ट के लिए करना है। और मैं हमेशा से बात बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं करना है। एक मैगजीन पकड़ लो, द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कर लो, न्यूज़पेपर थोड़ा सा रीड कर लो इंग्लिश स्पीड बढ़ाने के लिए, दैट्स इट, इतना बहुत है। होगा तो होगा, आएगा तो आएगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़, अब एनएलसेट का पेपर भी आ रहा है पीछे ही, तो बच्चे जो एनएलसेट वाले हैं वो लोग भी थोड़ा सा रेडी हो जाएं और मेहनत करें, है ना। तो चलिए फिर बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो 2025 का बैच है टाइटन बैच, उसमें इनरोल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट देन यू कैन इनरोल इन आवर प्रारंभ बैच। और इनके मॉक टेस्ट भी हैं, बुक्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आप इनके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके एग्जाम्स की नीट के लिए। इवन जो बच्चे क्लैट इस साल नहीं हुआ है वो ओलिट की तैयारी कर रहे हैं, अदर लॉ एंट्रेंस है जैसे कि एमएससीटी, जामिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करो एंड डिटेल में चेक करो। अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो आज द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल आया हुआ है और दिस इज अबाउट 9 वर्कर्स किल्ड इन ब्लास्ट इन एन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री नियर नागपुर। तो देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं कि कुछ पूछ लेंगे, बट देन यू शुड नो कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, तो उस हिसाब से था। तो एक एक्सप्लोजिव फैक्ट्री जो है नागपुर में, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। तो वो चीज़ यहाँ पे ये न्यूज़ में है, ठीक है। इसके बाद कल था 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विजय दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 के अंदर जो है ना, हमने बांग्लादेश जो आज की डेट में है उसको पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। पूरी कहानी क्या है विजय दिवस, पता होना चाहिए। और देखो, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक जीके ना डायरेक्टली नहीं आती है एग्जाम्स में, चाहे आप क्लैट ले लो, एनएलसेट ले लो, ओलेट में तो चलो पूछ लेते हैं। तो ये तो स्टैटिक जीके का डायरेक्ट पार्ट भी है, प्लस करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिक जीके पूछी जाती है। तो जैसे इसके बारे में पास्ट में पूछ सकते हैं, पर क्यों? क्योंकि ये हर साल न्यूज़ में रहता है। जैसे भीमा कोरेगांव इंसिडेंट है, हर साल न्यूज़ में रहता है, उस पर स्टैटिक पूछ सकते हैं। किसी रोड का नाम चेंज किया गया, औरंगजेब था, तो उस पर पूछ सकते हैं। तो क्लैट वाले आप लोगों के लिए भी है, एनएलसेट वालों आपके लिए भी है कि कनेक्ट करके करना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये कि जो ओलेट की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, एक पतली सी बुक आती है अरिहंत की, 70 या 80 रुपए की, मनोहर पांडे की, अब शायद 100 गई होगी रेट, वो मंगा लो, वो आपका कवर कर देगी। तो चलिए फिर देखो, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ विजय दिवस की क्या थी, क्या है ये मामला, और क्या हुआ था जिसकी वजह से हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। देखो, अगर पहले इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आप ये मैप देख रहे होंगे, ठीक है। इस मैप के अंदर अगर आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था एक जमाने में, और दिस इज आपका क्या, पाकिस्तान, ठीक। अब ईस्टर्न पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में क्या थी कहानी और क्या है सारी चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखो, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया जब हमें आज़ादी मिली, ठीक। तो पाकिस्तान जब अलग हुआ ना, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बना था, उस समय एक ईस्टर्न पाकिस्तान करके भी जगह थी जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। उस समय ये और ये, इन दोनों को मिला के एक एंटिटी की तरह देखा गया था, और इनका नाम आपका पाकिस्तान ओवरऑल होता था, वरना ये पाकिस्तान, ये ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बट प्रॉब्लम्स क्या थी? देखो, ब्रिटिशर्स ने कोई चीज लॉजिक से तो करी नहीं थी, सब उन्होंने अपनी मनमानी करी थी भाई, जो उनको सही लगा उन्होंने वैसा कुछ कुछ किया। तो अगर आप ईस्टर्न पाकिस्तान में देखोगे ना, तो यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग लोग थे ज्यादा, ठीक, वहीं यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग लोग थे। तो हुआ क्या कि ये वाला जो पाकिस्तान है ना, ये डोमिनेट करने लगा ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर। जैसे अगर इन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये डिसाइड कर दिया था,
पर ये लोग तो बंगाली बोलते थे, ये कैसे उर्दू बोल लेंगे। तो बात ये हुई कि ये अपने डिसीजंस इनके ऊपर थोपते जा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि देखो बंगाल में ब्रिटिशर्स के जमाने में तो आया ही था फेमाइन, आपको याद होगा, उसमें बांग्लादेश भी इंक्लूडेड रहा। आफ्टर आजादी भी ना, जब पाकिस्तान अलग हो गया था तब यहाँ पे फेमाइन आया था। तो पाकिस्तान की ये वाली वेस्टर्न पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इनका ध्यान नहीं दे रही थी। वेस्टर्न पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने पे ही ध्यान दे रही थी। और गवर्नमेंट क्या थी, वेस्टर्न पाकिस्तान में आपकी डेमोक्रेसी प्रोबेबली आई ही नहीं थी, यहाँ पे डिक्टेटरशिप ही चल रही थी, तो इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, समझ रहे हो। तो ये वाली कुछ इश्यूज देखने को मिले, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का वेस्टर्न पाकिस्तान की जो सरकारें चला रहे थे लोग, उनके ऊपर से विश्वास कम होता गया। एक यहाँ पे देखिए याहा खान करके डिक्टेटर थे 1970 से पहले पाकिस्तान में, जो वेस्टर्न पाकिस्तान संभालते थे। तो उनकी भी बहुत सारी पॉलिसीज जो है ना वो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को इतनी पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। अब हुआ क्या, उसके बाद एक मूवमेंट शुरू किया गया, शेख मुजिबुर रहमान, ये वही हैं जो शेख हसीना जी आज की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी। और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में लीडर, इनको समय समय पे जेल में भी डाल दिया जाता है, तो ये उनके फादर हैं। तो हुआ क्या, इन देखो जो ये शेख मुजिबुर रहमान थे, इन्होंने कहा कि भैया अब डेमोक्रेसी चाहिए, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। और इधर अली भुट्टो साहब भी इस चीज की डिमांड कर रहे थे। तो ये जब दोनों लोग डिमांड किए तो फिर उस समय वहां पे जो रेजिमा था पाकिस्तान का, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इलेक्शन करा देते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कराए। इलेक्शन कराने के बाद देखो जो वोट्स आए, इसमें देखो ये जो है ना, ये हसीना जी के फादर हैं, ये भुट्टो जी के फादर हैं। अब इलेक्शन जब कराए गए तो शेख मुजिबुर रहमान, जो कि वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान के थे, जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने 167 सीट्स आउट ऑफ 169 सीट्स इन ईस्टर्न पाकिस्तान जीती। वहीं जुल्फिकर अली भुट्टो ने 88 सीट्स जीती 144 में। अगर आप कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो इसका मतलब यह है कि शेख मुजिबुर रहमान जो हैं ये जीत के सामने आ गए, ये विनर थे और इनको सत्ता दे देनी चाहिए, इनको देश का हेड बना देना चाहिए। लेकिन जो याहा खान थे, जो डिक्टेटर थे उस समय, उन्होंने कुछ इस तरीके की साजिश रची कि ये इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, ये दो लोगों ने मिलकर कुछ घपला किया है। और उसके बाद शेख मुजिबुर रहमान को एक अज्ञात जगह पे जेल पे डाल दिया और जुल्फिकर अली भुट्टो के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही किया, ठीक है। यहां जब ये चीज किया गया ना, तब ईस्टर्न पाकिस्तान वाले बिल्कुल दिमाग उनका हिल गया। उनका ये कहना था कि यार हमारा बंदा हमने जीता, वो इलेक्शन भी जीत गए, आपने कहा कि भाई इलेक्शन जीतने के बाद आप आगे भी पहुंचाओगे, अब आपने उनको अरेस्ट कर लिया। तो जब मुजिबुर रहमान जी को अरेस्ट किया गया तब ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि लोगों का आक्रोश देखने को मिला। मतलब बहुत अलग अलग जगहों पे आवाज उठाने लगे। उस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की उस समय की जो रेजिमा थी, उनकी मिलिट्री के द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सर्चलाइट इन 1971। जितने भी देश, मतलब वर्ल्ड में आपने कुकर्म सुने ना, पाकिस्तान आर्मी ने उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान में वो सब किया, रेप, मारधाड़, लूटपाट सब किया गया, जिससे कि जो काइंड ऑफ सिविल आंदोलन नहीं बोलेंगे लेकिन जो लोगों का आक्रोश था उसको दबा दिया जाए। तो इस तरीके का काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिला, प्लस सप्रेशन देखने को मिला। हुआ क्या, देखो जब भी किसी कंट्री पे इस तरीके की चीजें आती हैं तो लोग जो हैं वो सेफ जगहों पे मूव करते हैं। तो ईस्टर्न पाकिस्तान में जब ये सब चीजें होने लगी तो वहां से लोग रिफ्यूजी बन बन के इंडिया में आने लगे। ऑफिशियल आंकड़े जो हैं वो ये कहते हैं करीबन 10 लाख लोग जो हैं वो भारत रिफ्यूजी आए थे, लेकिन ये ऑफिशियल आंकड़े हमेशा एक्चुअल आंकड़े से कम होते हैं, ये बात समझ लेना। तो यहाँ पे ये चीज हुई। उसके अलावा एक मुक्ति वाहिनी करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई बांग्लादेश के अंदर, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान था उस समय, वो इस पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट में आवाज उठाने के लिए थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब धीरे धीरे इनकी मदद करना शुरू कर दिया, मुक्ति वाहिनी का। अब आप कहोगे सर इंडिया क्यों कर रहा था? देखो यार, एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रही थी, उनके लोग हमारे यहाँ आ रहे थे। दूसरा कि भारत भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता था ना कि युद्ध के दौरान पाकिस्तान दोनों तरफ रहे, तो वो भी चाह रहा था कि ईस्टर्न पाकिस्तान जो है वो आजादी हो जाए, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है, ईस्टर्न पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। तो भारत ने मुक्ति वाहिनी की मदद करना शुरू किया। इनको पहले हमारी बीएसएफ जो है वो ट्रेन करती थी, फिर बाद में आर्मी ट्रेन करने लगी, इनको कुछ कुछ हथियार भी दिए जाते थे। तो ये सारी चीजें थी। यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली होगी, उस समय वर्ल्ड का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था? यूएसए,
प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान, ये सब भाई भाई थे। इंडिया उस समय अकेला था, लेकिन इंडिया को ये चीज पता थी कि अगर हम पाकिस्तान से युद्ध करने जाएंगे तो यूएस से चाइना आ सकता है, इसीलिए इंडिया ने उस समय यूएसएसआर के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो ये चीज देखी उस समय। देखो जब क्या हुआ, ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रही थी भारत में, वो इंदिरा गांधी जी हेड कर रही थी। तो इंदिरा गांधी जी ने वर्ल्ड के डिफरेंट फोरम में ये आवाज उठाई कि पाकिस्तान में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो उसमें ना एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है इंदिरा गांधी जी का। जब उन्होंने ये आवाज उठाई तो यूएसए जो है इंदिरा गांधी जी से बोलता है कि अरे कोई बात नहीं ना, रिफ्यूजी आ रहे हैं, आप उनको वापस भेज दो। तो इंदिरा गांधी जी ने उनको यही बोला उस समय कि यही चीज क्या आप तब बोलते जब जर्मनी में हिटलर ने इतनी ज्यादा हिंसा करी थी और जूइश लोग वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे भाग रहे थे, तब यूएस ने उनकी मदद करने के लिए कितना हाथ बढ़ाया था, तब तो आपने ये नहीं बोला। आज जब ईस्टर्न बांग्लादेश के लोग जब परेशान हो रहे हैं, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये बहुत फेमस उनका एक वो स्टेटमेंट था, दिखा रहा था कितनी बोल्ड लीडर है। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली यूएसएसआर के साथ 1971 में। हुआ क्या, हुआ ये कि फिर वही आपका पाकिस्तान जो है वो इधर JNK साइड से भी, और मतलब वेस्टर्न साइड से भी और ईस्टर्न साइड से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ऑल्दो देखो भारत ने काफी वेट किया था, ये अप्रैल मई से ही शुरू हो गई थी कि होगा होगा, लेकिन भारत ने दिसंबर तक वेट किया। इसके पीछे कारण ये था कि हिमालय पर बर्फ आ जाएगी तो चाइना उधर से नहीं आ पाएगा, प्लस भारत के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, एडवांटेज रहेगा, भारत युद्ध के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो फिर इस तरीके की चीजें हुई, ये तीनों मिलने लगे। पाकिस्तान की तरफ से यूएसए हेल्प करने के लिए आया, बे ऑफ बंगाल तक उनकी 7 फ्लीट जो करके एक शिप है वो भी आ गई थी इंडिया के अगेंस्ट में। बट इतने में यूएसएसआर बीच में आया, उसने कहा कि भैया अगर यूएसए बीच में आएगा तो हम इंडिया के पक्ष में आ जाएंगे और फिर वर्ल्ड वॉर हो जाता है। इसी वजह से यूएसए ने फिर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड देन इंडिया वॉन दिस वॉर, जिसको हम कारगिल दिवस की तरह मनाते हैं आज की डेट में। ठीक है, भारत से देखिए जनरल जेकॉब जो हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया था उस समय। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना, भारत ईस्टर्न पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के अंदर भारत के 3-4 हजार सोल्जर्स थे और पाकिस्तान के 30-35 हजार थे ढाका के यहाँ कहीं कैंप लगा के। तो जेकॉब साहब जो है ना वो गए और उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास तो भाई 60-70-80 हजार सोल्जर्स हैं और तुम जो है अब सरेंडर कर दो, क्योंकि हार तो तुम वैसे भी रहे हो, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो यहाँ के लोगों के मन में इतना गुस्सा है कि तुम्हें मार डालेंगे, तो इट्स बेटर कि यू सरेंडर। तो उस समय जो पाकिस्तान के जनरल थे वो जेकॉब जी की बात से डर गए और उन्होंने सरेंडर भी कर दिया, जबकि एक्चुअल में उस समय भारत के ग्राउंड पे सोल्जर बहुत कम थे। ऑल्दो बाद में रीइंफोर्समेंट आ ही रही थी, लेकिन उस समय कम थे। तो ये एक बहुत अच्छा इनका प्लान रहा था। तो ये चीज़ थी। और इसके बाद जो है आप देखते हो कि ईस्टर्न पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 में बदल कर बांग्लादेश बन जाता है और उसको आज़ादी मिल जाती है। अगर आप लोग क्रिकेट के फैंस रहे होंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस अगर आप देखो तो बहुत तगड़े होते हैं। तगड़े मतलब जो जनता देखने आती है ना वो बहुत आक्रोश से देखने आती है। तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि बांग्लादेश इस बात को समझता है, जानता है कि पाकिस्तान ने उनके साथ कितना ज़्यादा शोषण किया है। देखो ब्रिटिशर्स कर रहे थे वो तो चलो ठीक है, वो तो कर ही रहे थे। जब उसके बाद आज़ादी मिल गई तो अपने ही देश के लोग अपने ही एक देश के पार्ट पे जो शोषण कर रहे थे वो सही नहीं था। तो एक्चुअली में 1971 तक बांग्लादेश को काफ़ी वंचित रखा गया है, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको बहुत सारी चीज़ों से। और आपको एक जान के और ताज्जुब होगा कि 1971 तक पाकिस्तान जो मेन पाकिस्तान था वहाँ भी एक भी बार इलेक्शन नहीं हुए थे और इंडिया में तब तक 4-5 बार हो चुके थे। इसीलिए पाकिस्तान पीछे है, यही कारण है जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं आगे। क्योंकि आप देख रहे हो क्या हालत हो रही है, किस तरीके से आज भी डेमोक्रेसी की हालत है कि उनके यहाँ सरकारें कोई टिकी नहीं पा रही हैं। जो पहले था वही आज भी है, कोई चेंज उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाली ये चीज थी एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इसके बाद देखिए एक न्यूज है कि साउथ कोरिया की मिलिट्री जो है उसने नॉर्थ कोरिया के आसपास जो है बैलिस्टिक मिसाइल करी है। सॉरी, साउथ कोरियन जो है वो मिलिट्री ये कह रही है कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी है। तो इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, नॉर्थ कोरिया ये करता रहता है। पर एक चीज यहाँ पे जो आपके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नए हैं उनको पता नहीं होगी कि डिफरेंस क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। देखो आप ये दो ही टर्म सुनोगे, एक जगह पे आप सुनोगे बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा क्रूज मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है,
देखो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे यहाँ से ये मिसाइल करी जाएगी, दागी जाएगी और ये टारगेट है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना कुछ इस ट्रेजेक्टरी से जाएगी। इसमें मतलब पैराबोलिक स्ट्रक्चर रहता है, पैराबोला जो होता है ना उसकी तरह से ट्रेजेक्टरी होती है, और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर ना रॉकेट इंजन यूज होता है। तो रॉकेट इंजन क्या होता है ना, इसमें फ्यूल फिल करके भेजा जाता है, ये हवा में फ्यूल नहीं बनाता है, तो यहाँ पे ग्रेविटी का यूज करके ये टारगेट को अटैक करती है। वहीं जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है ना उसकी टेरिटरी कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ज्यादा हवा में ऊपर नहीं जाती, स्पीड से सीधे टारगेट पे चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जेट इंजन यूज होता है, और जेट इंजन हवा में ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो आपका फ्यूल बनाता रहता है। तो मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाते, इतना आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्रूज मिसाइल जेट इंजन से चलती है, बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर में होती है, सुपरसोनिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल यार फास्ट होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का मुझे एक एग्जांपल दो और क्रूज मिसाइल का एक एग्जांपल दो। क्रूज मिसाइल भारत की जैसे कि ब्रह्मोस हो गई, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ ही गया हो। इसके बाद पुतिन जी का एक स्टेटमेंट आया है। पुतिन जी कह रहे हैं कि भाई फिनलैंड के साथ प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसने नेटो ज्वाइन कर लिया है, और पुतिन जी धमका रहे हैं फिनलैंड को कि बेटा तुम बच के रहो, तुम्हारे साथ भी हम कुछ कुछ करेंगे यूक्रेन जैसा। देखो जिनको नहीं पता है मैं जल्दी से एक थोड़ा सा समरी कर देता हूँ। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाई गई थी 50s में अगेंस्ट द यूएसएसआर। यूएसएसआर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें काफी सारे कंट्रीज होते थे, पर 1992 में यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेट, और उसके बाद हुआ ये कि सिर्फ रशिया बच गया, बाकी तो सब अलग अलग हो गए। फिर काफी सारे यूएसएसआर के मेंबर नाउ पार्ट ऑफ नेटो। तो नेटो जो है उसमें फिनलैंड और स्वीडन जो कि रशिया के पड़ोसी हैं, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, क्यों हुआ? जो कि यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बनना चाह रहा था। तो जब फिनलैंड और स्वीडन बन रहे थे तो रशिया ने मना किया था, भाई मत बनो, आप हमारे पड़ोसी हो, आपके यहाँ पे नेटो की सेना आएगी, हमारे लिए सिक्योर नहीं है, हम नहीं चाहते हैं आप बनो। लेकिन स्वीडन एंड फिनलैंड दोनों टिके रहे और बनना की डिमांड करते रहे। स्वीडन का इसलिए रह गया जो कि स्वीडन में इस्लामोफोबिया था। इस्लामोफोबिया मतलब स्वीडन ने कुछ इस तरीके की हरकतें करी थी जो कि मतलब इस्लामिक लोगों का डिसरिस्पेक्ट था। तो इस वजह से टर्की जो कि नेटो का पार्ट है ना, उसने सपोर्ट नहीं किया स्वीडन को, बट उसने फिनलैंड को सपोर्ट कर दिया। उसकी कुछ शर्तें थी, फिनलैंड ने मानी और फिनलैंड को सपोर्ट किया, फिनलैंड बिकम द पार्ट ऑफ नेटो, जो कि अगर आप मैप देखोगे तो रशिया का बगल में ही है। अब कोई भी कंट्री अपने बगल में नेटो को नहीं चाहेगी अनटिल एंड अनलेस वो खुद नेटो की पार्ट हो। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, ये अपना इंडिया है, ये इधर पाकिस्तान है। अब कल को पाकिस्तान नेटो का पार्ट बन जाएगी तो नेटो की आर्मी ना यहाँ पे कैंप बना सकती है, जो कि इंडिया के बॉर्डर के बगल में। और दूसरा, नेटो का क्या प्रिंसिपल है कि हम सारे कंट्रीज का अगेंस्ट में कोई वॉर करेगा तो मतलब हम सब मिलकर उसके अगेंस्ट में लड़ेंगे। तो ऐसी हालत में कोई भी अपने बगल में नेटो की सेना नहीं चाहता है। तो ये कारण था जिसकी वजह से पुतिन ने यूक्रेन को भी मना किया था, और फिर स्वीडन और फिनलैंड को भी उन्होंने मना किया। बट स्वीडन एंड फिनलैंड में से फिनलैंड तो अब ज्वाइन हो चुका है। स्वीडन भी चाह रहा था, लेकिन वही वाली बात है, मैंने आपको बताया कि स्वीडन के साथ कुछ इस्लामोफोबिया वाला मामला था, जैसे कि उनके यहाँ पे कुरान का डिसरिस्पेक्ट किया गया था, इस तरीके से और भी चीजें वहां पे देखने को मिलती थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से आपका भी फिनलैंड हो चुका है, स्वीडन रह चुका है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों दिए पुतिन जी ने वही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से न्यूज को रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने देखी है। हमने लास्ट में कि पुतिन जी की स्टेटमेंट देखी, हमने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस समझ लिया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस इज डिफरेंट एंड दिस विजय दिवस इज डिफरेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। पूरी कहानी हमने जानी, ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या थी पूरी मामला, क्यों ऐसा था वैसा था, सारी चीज हम समझ गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक फ्रंट पेज पे न्यूज देखी जो छोटी सी एक शॉर्ट न्यूज थी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। एक चीज और है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझ लो, जितने जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। छोटी सी बात यह है कि करंट अफेयर, अब जैसे जो बच्चे नए हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं या जिनको भी अभी आगे एग्जाम देना है अप्रैल मई में, आप सभी लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है कि नोट्स मेकिंग पे थोड़ा सा काम करो,
क्योंकि बाद में ना स्टूडेंट के साथ ये होता है कि इतना सारा मैगजीन्स हो जाता है, इतना सारा पेपर इकट्ठा हो जाता है, क्या पढ़ लोगे। शॉर्ट नोट्स रखो। मैगजीन जैसे जो होती है ना वो इन इटसेल्फ एंड नोट्स होती है, जैसे कि क्लैट पॉइंट की राइज मैगजीन है करंट अफेयर की, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, वो ऑलरेडी इन इटसेल्फ नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, बट उसको आप थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट कर सकते हो। अब देखो कॉम्पैक्ट करने के लिए कुछ करना थोड़ो है, जैसे कि आपने विजय दिवस ही लिखा तो विजय दिवस लिखो, एक एरो लगाओ, कुछ लिखो, फिर एक एरो लगा दो, फिर एक एरो लगा दो। मतलब जो विजय दिवस मैगजीन में 2 पेज में लिखा होगा उसको आप 1 पेज में कर सकते हो, शॉर्ट में एरो एरो करके, फैक्ट्स लिख के। थोड़ा सा नोट्स मेकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। एक वीडियो है इस चैनल के ऊपर, आप देखना कि कैसे नोट मेकिंग को आप बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।